नॉर्थ ईस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल, कोल, रबर, टी लीव्स, बैम्बू, जिंजर, पाइनएप्पल, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम्स और ऐसे ही ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। अगर मैं बोलता रहा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ हमारे देश के इन रिसोर्सेज के लीडिंग प्रोड्यूसर्स ही नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग रीजन्स भी है, जो कि 5 अलग अलग देशों से हमारा बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि नॉर्थ ईस्ट को क्यों हमारे देश में इग्नोर किया जा रहा है, जबकि वो एक अहम और इंटीग्रल हिस्सा है हमारे देश का। और अगर याद भी किया जाता है तो फिर क्यों सिर्फ बार्बरिज्म और टेररिज्म के लिए याद किया जाता है। तो अगर आपकी भी सोच ऐसी ही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। नॉर्थ ईस्ट मेनस्ट्रीम इंडिया से क्यों आइसोलेट हो गया, इसे जानने के लिए हमें पीछे मुड़कर 1947 में देखना पड़ेगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और साथ ही साथ हमारे देश में पार्टीशन भी हुआ। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ बंगाल और पंजाब में हुए पार्टीशन के बारे में ही डिटेल में बताती है, पर आसाम में हुए पार्टीशन के बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं बताती। इसलिए मैक्सिमम लोगों को आसाम में हुए पार्टीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। बांग्लादेश का सिलेट डिस्ट्रिक्ट पार्टीशन से पहले आसाम का एक पार्ट था, जो पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। ये सिलेट डिस्ट्रिक्ट बहुत रिच था अपने इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज और मिनरल्स के लिए, इसलिए पार्टीशन के बाद नॉर्थ ईस्ट पर इकोनॉमिकली बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा आइसोलेट और अंडर डेवलप्ड बन गई। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे माइग्रेंट्स आसाम और एंटायर नॉर्थ ईस्ट पे आ रहे थे। तब सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन फोकस पंजाब और बंगाल के रिफ्यूजीज पे था, उनको जॉब, शेल्टर और फूड प्रोवाइड कराने पे। इस डिफिकल्ट टाइम पे नॉर्थ ईस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे से सपोर्ट नहीं किया गया और इसी कारण 1950 से 1960 के बीच में नॉर्थ ईस्ट को स्टार्वेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट का ये इकोनॉमिकल डाउनफॉल 1960 में कंट्रोल होता अगर गवर्नमेंट उस वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही बेनिफिट नहीं करती, बल्कि पूरे देश को बेनिफिट करती, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, वो हमारे देश का हाईएस्ट रिवर बैंक है, जो एक साल में करीबन 40,000 मेगावाट्स प्रोड्यूस कर सकती थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से एक स्टेट का सिर्फ रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, जो फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम करने में हेल्प करता है। इंडिपेंडेंस की 50 इयर्स बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पे इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया और फाइनली 2001 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को फ्यूचर पावर हाउस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया। बट आसाम, मिजोरम और मणिपुर जैसे स्टेट्स में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज फेस किया जा रहा है, इसलिए वो अभी भी नेपाल और भूटान से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं। पर ऐसे न्यूज नेशनल मीडिया के हेडलाइंस पर दिखाया नहीं जाता। अगर मुंबई में 4 घंटा का बारिश हो तो फिर वो हेडलाइंस में आ जाते हैं, लेकिन जो 1 महीना से नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स हो रहे हैं उनके बारे में कुछ कहीं नहीं कहा गया। ब्रह्मपुत्र रिवर को नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र रिवर लाइफलेस बनता जा रहा है ऑयल पोल्यूशन और वेस्ट डिस्पोजल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ब्रह्मपुत्र को क्लीन करने के लिए आज तक कोई भी ऑफिशियल अमाउंट सैंक्शन नहीं किया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा नदी को क्लीन करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 28,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। अब सवाल ये भी आता है कि नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही मेन स्ट्रीम इंडिया के लोगों के दिमाग में मेनली 3 थॉट से क्यों आते हैं? अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, चिंकी लैंड जो सबसे क्रेजी टैक्स दिया गया है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। नॉर्थ ईस्ट का एवरेज लिटरेसी रेट 89% है, which is much higher compared to the rest of India's literacy rate. Recently 2019 में त्रिपुरा का लिटरेसी रेट 94% था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेट स्टेट था आज तक। नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड और मेघालय हमारे देश के बहुत बड़े फैशन हब्स हैं और इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फैशन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अगर हम फॉरेस्ट ड्वेल्टर्स यानी कि आदि मानव से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही बड़ा जोक होगा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी या चाइनीज बुलाना बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और चाइना के लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही उनका फूड, ना ही लाइफस्टाइल, ना ही अटायर। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइना से कंपेयर करना वैसा ही होगा जैसे एक जाट को दुबई के शेख से कंपेयर करना, जो कि एक सबसे बड़ा जोक है। अब मेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि नॉर्थ ईस्ट को इतने सालों से रेस्ट ऑफ इंडिया ने इग्नोर और डिस्क्रिमिनेट क्यों किया। इसके पीछे मेन रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। सीबीएसई के सोशल साइंस सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उन चैप्टर में ज्यादातर मुगल एम्पायर और दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ाया गया था, इसलिए मेन स्ट्रीम इंडिया को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है। इसी थिंकिंग और मेंटेलिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा इग्नोर होता रहा और आइसोलेट होता गया रेस्ट ऑफ द इंडिया से। जैसे कि आप सब जानते हैं, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें ट्राई करना चाहिए सीबीएसई के सिलेबस पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लाइफस्टाइल, हिस्ट्री और फेस्टिवल्स को इंक्लूड करें। डिस्पाइट ग्रेव मार्जिनलाइजेशन एंड आइसोलेशन, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपने देश से प्यार कभी कमा नहीं, और वो एंडलेसली मेहनत कर रहे हैं कि उनका और मेन स्ट्रीम इंडिया का कम्युनिकेशन गैप हट जाए, ताकि वो एक बहुत ही डेवलप्ड रीजन बन के उभर पाए फ्यूचर इंडिया।
इसलिए आज हम इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसे 8 फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके वजह से आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट इज इन दी वर्ज ऑफ अ डेवलप्ड रीजन इन फ्यूचर इंडिया। नंबर 1, मिजोरम का कैपिटल आइजॉल हमारे देश का फर्स्ट नो हॉकिंग सिटी है। नंबर 2, मेघालय इज द क्लीनेस्ट विलेज इन द एंटायर एशिया। नंबर 3, असम का ढोला सदिया ब्रिज एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है। नंबर 4, अरुणाचल का तावांग मोंटेसरी हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट मोंटेसरी है और वर्ल्ड में भी सेकंड लार्जेस्ट मोंटेसरी है। नंबर 5, मणिपुर को अभी तक के सबसे हाईएस्ट मेडल्स मिले हैं नेशनल गेम्स पे। नंबर 6, इंडिया के नागालैंड में क्राइम रेट्स बहुत सालों से सबसे कम है। नंबर 7, सिक्किम हमारे देश का मोस्ट टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है और इंडिया का फुटबॉल हब भी है। लास्ट एंड फाइनल नंबर 8, त्रिपुरा को इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया था विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 94%। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 3.7% पॉपुलेशन है। अब मैं इस वीडियो में एक आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि क्या ये 3.7% इंडियंस हमें देश के लिए मैटर करता है? दोस्तों, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 3.76% हो या 0.3% हो, हर एक इंडियन हमारे देश के लिए ज़रूरी है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना या फिर मार्जिनलाइज करना टोटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि वो हमारे देश का एक हिस्सा है, चाइना का हिस्सा नहीं है। दे आर एज मच एज इंडियंस एज यू ऑल आर। इसलिए मेन स्ट्रीम इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए हम इस गैप को फिल कर सकें अपने सॉइल ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी से, ताकि हम एकजुट होकर एक साथ खड़े हो पाएं एक दूसरे के लिए। आप सब इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सोच बदलनी है तो हाथ तो मिलाना पड़ेगा, और सोच बदलेगी तभी कल बदलेगी। पिछले वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे, इसलिए हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। मैं आगे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमें रिकमेंडेशंस और दे, ताकि हम ऐसे वीडियोस और आपके लिए बनाते रहें। तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि आपका हर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और भी ज़्यादा एनकरेज करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बनाते रहें। सो टिल देन, आपका प्यार हमारे इस चैनल पर बनाए रखें।